कि कोई भी चीज आपके पास ना रहे, तो फिर आपको 2017 की आप इसके अंदर वो क्लिप लगा सकते हैं ढूंढ करके। आप ट्विटर पे जाएंगे तो 2000 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आधिकारिक हैंडल है उसमें 2017 में इन्होंने एक वीडियो जारी की हुई है, यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। 2030 तक वो एक ऐसे भारत की, एक ऐसे दुनिया की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें किसी भी आदमी के पास किसी भी चीज का मालिकाना हक नहीं रहेगा। आपके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं रहेगा, औलाद का भी मालिकाना हक नहीं रहेगा, गाड़ी का भी मालिकाना हक नहीं रहेगा। आज भी अगर आप थोड़ा गौर करोगे, ना जमीन का रहेगा हक, गाड़ी का भी नहीं। आप अभी भी देखोगे ना, आप बाजार में चलते हो ना, आपको किराए पर गाड़ी रखना आसान नजर आएगा अपनी गाड़ी मेंटेन करने से। वो कानून ही इस तरह के लेकर के आते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसा करना आपकी मजबूरी हो जाता है। यानी आपको ऐसा लगता है, जब आप गांव में आज जाओगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे और आप सारी बातें समझा दोगे जो मैं कह रहा हूं, तो गांव का वो व्यक्ति वो कहेगा कि मैं कर भी क्या सकता हूं, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे लगता है जैसे ये वाला नेता चुनना हमारे पास मजबूरी है। जैसे चाइना में वन पार्टी गवर्नमेंट है, विपक्ष है ही नहीं, तो एक पार्टी की सरकार है, वही ताउम्र राज करने के लिए उन्होंने अपने कानून बना लिए। तो चाइना का आदमी बोलेगा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। ऐसा ही फीलिंग यहाँ के लोगों को हो रहा है कि हमारे पास नेता का ऑप्शन नहीं है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी तरफ बता रहा हूँ। चाइना बेसी तरह से एक लैब टेस्ट की तरह काम करता है। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता हो कि चाइना से कोई वायरस निकला था और तब उससे कोई महामारी आई थी, इस वहम को आपको निकालना पड़ेगा। वो एक खाली स्टोरी थी, आपको समझना पड़ेगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने 2019 में इसके आउटब्रेक से पहले, इस पेंडेमिक के आउटब्रेक से पहले एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था द मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन की मदद से, जिस इवेंट का नाम था इवेंट 201। उस इवेंट 201 में उन्होंने पूरे की पूरी दुनिया में किस तरह से लॉकडाउन लगेंगे और किस तरह से चलेगा ये सारा खेल, इस सारे की सिमुलेशन की थी उन लोगों ने। तो वो सब ये पहले करके चेक कर चुके हैं। इसी तरह से चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम अगर देखा जाए, वन पार्टी गवर्नमेंट देखा जाए, लोगों को बंद करके रखा जाए, यूपीआई से पेमेंट का देखा जाए, बारकोड से जीवन चलाने का देखा जाए, वो सब कुछ वो कर चुके हैं। तो उसी की तरफ ये लोग लेकर के जा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो करना आपकी मजबूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपके गांव से अगर नीम उड़ा दिया जाए तो अब टूथपेस्ट करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। टूथपेस्ट के एकदम सोडियम लोरेल सल्फेट है, ये मालूम पड़ जाएगा। सोडियम लोरेल सल्फेट जब आपके शरीर में जाता है, आप चेक करो गूगल के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर, सोडियम लोरेल सल्फेट के क्या साइड इफेक्ट है पता चलता है, उससे कैंसर होता है। अब फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट उन्हीं रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए, इस ब्लैक रॉक या फिर वेनगार्ड की मिलेगी, जिसकी टूथपेस्ट आप कर रहे हो। ठीक है, जिस भी कंपनी की टूथपेस्ट कर रहे हो उसी में उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। और सोडियम लोरेल सल्फेट की शरीर में जाने के बाद जो आपको कैंसर हो रहा है, उस कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनियों की भी वही लोग हैं। यानी आपको इधर से भी पैसा उन्हीं को देना पड़ता है, इधर से भी। उन्होंने आपके घर के अंदर पाइपलाइन बिछा ली है धीरे धीरे, और इस तरह की पाइपलाइन बिछा रही हैं। आपका बच्चा पढ़ रहा है तो जो ड्रेस पहन रहा है, जो किताबें यूज कर रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस गाड़ी से स्कूल जाता है, जिस गाड़ी के टायर यूज करता है, जिसके शीशे लगे हैं उसके अंदर, वो सबके सब उनके हैं। फिर उसके बाद जब स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल में जितने इक्विपमेंट यूज होते हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहा है, आपका पंखा यूज हो रहा है, लाइट्स यूज हो रही हैं, तारें यूज हो रही हैं, या फिर वहाँ मतलब कैमरे यूज हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो सारे भी उन्हीं कंपनियों के हैं। उसके बाद जब वो पेन यूज कर रहा है वो भी उन्हीं कंपनियों का है। वो वहां से बाहर निकलता है, घर आने के बाद में टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, मोबाइल पे लगा है, वो सारे भी उन्हीं कंपनियों के हैं। वो अगर रिफाइंड खा रहा है उसी कंपनी का है, गैस यूज कर रहे हो रोटी बनाने के लिए वो भी उसी कंपनी की है, जूते पहन रहा है उन्हीं की कंपनियों, मतलब घूम फिर के वहीं जाएगा ये सारा खेल। कपड़े भी उन्हीं कंपनियों के हैं, जूते भी उन्हीं कंपनियों के हैं, तो झाड़ू भी कंपनियों की आने लग गई हैं, अब तो बाल्टियां भी कंपनियों की आने लग गई हैं, अब तो टूटियां भी कंपनियों की आने लगी हैं। यानी आपके घर का प्रत्येक सामान उसी कंपनी का है। तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के ये सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई उन कंपनियों को दे रहा है अपने हर काम के लिए। इन्होंने इस तरह का जाल भी, वो पाइपलाइन में, यानी आप गाड़ी की किक मारते हो तो उनको पैसा जाता है, ट्रैक्टर का सेल्फ मारते हो तो उनको पैसा जाता है, दूध लेने के लिए आप निकले तो पैसा देता है, पैकेट वाला दूध लेते हो तो उनको पैसा जाता है, आप पकौड़े खाते हो तो उनका पैसा जाता है। आप जो यानी अगर गांव में उत्पादन नहीं हो रहा है तो आप अपने जीवन को, प्रत्येक जीवन का उनको पैसा दे रहे हो। मेरे एक दोस्त, मैं आपको बताता हूं, मेरे को बुलाया उसने, मैं जगह नहीं बताऊंगा वो नाराज हो जाएगा, बोला मैंने घर बनाया तो तब से आया नहीं है। अब मेरे को मालूम है कि यार ये बेवकूफ लोग घर बनाते हैं, मतलब समझदार लोग जो है उनमें किराए पर रहते हैं, हमको तो पता है इस बात का।
मैंने बोला अच्छा चलो आ जाऊंगा किसी दिन ना। उसके शहर गया तो उसके घर गया, अंदर आते उसने बोला ये देखो ये रोबोट है मेरा, मैंने इतने लाख का खरीदा, ये सफाई करता है पूरा, सफाई वाली बड़ी वो करती थी, अब मैंने ऐसा कर दिया। मैं कहा ठीक है। ऐसे चुटकी बजाई लाइट जल गई, ऐसे ताली बजाई वो ऐसा कर गया, बटन दबाया तो लाइटें जल गई, पंखा चल पड़ा, रिमोट से चलने लगा सारा कुछ। वो सारा सेट करके दिखा रहा है लाइटनिंग का, वो सारा कुछ। वो कालीन बता रहा है, सोफा बता रहा है, इटली से लाया हूँ, ये वाली चीज़ें इतनी लाया हूँ, इतने लाया हूँ। मैंने बोला कितने रुपया खर्चा किया यार तुमने? बोला 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मैंने कहा 2 करोड़ रुपया तुम्हारे पास था? उसने बोला नहीं। तो फिर कहाँ से लाया? बोला भाई के पास था कुछ सेविंग, पापा की ग्रेजुएटी आई थी, रिटायर हुए थे, मम्मी की रिटायरमेंट का पैसा था और पेंशन का पैसा था, और मेरे पास जो सेविंग पड़ी थी ये सारा यूज होने के बाद जो बाकी बचा वो लोन ले लिया। तो लोन लेके तूने इतना बड़ा सांग खेला ये? बोला हाँ। मैं कहा एक बात सोच के बता, तुम लोग सारे परिवार वाले इन कंपनियों के लिए ही कमा रहे थे क्या पूरी जिंदगी? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा जितनी कमाई थी सारी की सारी उनको पूछ दी तुमने, तुम्हारे लिए क्या? कभी कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलता है? कभी गांव गए हो? कभी शादी में 3 दिन आराम से मौका लगा के आया, हाँ 3 दिन है भाई, हम शादी को अटेंड करेंगे, सबको देखेंगे, सबसे मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। तो सारी जिंदगी या तो बीमार होकर के डॉक्टर के चक्कर काटते रहोगे, या फिर कंपनियों में सुबह से लेकर रात तक काम करते रहोगे, फिर इन कंपनियों को पूछते रहोगे और किस्तें चुकाते रहोगे। यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने बला रहा। तो मैं फिर खुद ही जिंदगी, छोटी सी जिंदगी मिली थी, सारी किस्तों में को चुकाने में तुमने गुजार दी। तो हम सबके सब जो है ना असल में कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। आपको कंपनी का ब्रांडेड चीजें चाहिए तो आप कंपनी को दिखा करके आप मतलब अपने आप को शो ऑफ करते रहते हो, और फिर हम लोग उनकी कंपनियों के गुलाम बन करके उस सिस्टम को चलाते रहते हो। सो इट्स अ बिग थिंग। अगर आप इस बात को समझ पाओ, किसान समझ पाए कि हम लोगों को असल में करना क्या है, कि गांव से पैसा बाहर ना जाए, और मैं अगर कुछ खरीदूं, मुझे झाड़ू खरीदना है तो आप झाड़ू बनाना चालू करो, तो सबके सब झाड़ू खरीदेंगे, आपको मजबूत करेंगे। जूता भी गांव में बना लो, पेन भी गांव में बना लो, कपड़े भी गांव में बना लो, जितनी जरूरत की सामान है गांव में बना लो, ताकि आपका पैसा सर्कुलेट हो करके गांव मजबूत हो, क्योंकि गांव ही भारत है असल में। अभी सर जैसे किसान तो इस चीज को समझते हैं कि भाई आपकी जमीन जो है, चाहे आज इसमें कम फसल हो रही है, ज्यादा हो रही है जी, बट इसको आपको संभाल के रखना है, ये सबसे महंगी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है किसान को। बीज वो खुद ही फसल पैदा करता है, पर जब उसको वो फसल बीजनी होती है तो वो दुकान पे लेने जाता है। तो ऐसे हमारे बीज कहाँ गए सर सारे? क्या इसमें बिल गेट्स का भी कोई हाथ है? क्योंकि जब भी बीज की बात आती है बिल गेट्स का जिक्र आता है, जॉन डियर में भी कहते हैं कि उसकी अच्छी परसेंटेज है। देखिए ट्रैक्टर कंपनियां तो उन्हीं की हैं, जॉन डियर ट्रैक्टर तो उसी का है, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी से बने हैं ये, और उसका तो मालिकाना हक उसी का है, बिल गेट्स का। नॉर्वे में उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्वे से कुछ लगभग 101 किलोमीटर के करीब, वहाँ बर्फ के अंदर नीचे गहराई में, बर्फ के नीचे ठंड में एक यार्ड है पूरा, उसको बोलते हैं स्वालबार्ड सीड वॉल्ट। सीड वॉल्ट बना रखा उन्होंने। सीड वॉल्ट का मतलब है तिजोरी। वो तिजोरी, बीज की तिजोरी बना रखी है उन्होंने, जिसमें पूरी दुनिया के इंडिजीनियस बीज, यानी कि जो नॉर्वे में उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ उसमें, तो वहां पर उसने, बिल गेट्स ने जो है वो लगभग 3.5 लाख स्पीसीज के मतलब इनके बीज रखे हुए हैं। और हमारे स्पेसिमेन, डीएनए स्पेसिमेन भी रखा हुआ है। ये जो लैब है ना, जितने भी लैब है, मेडिकल लैब्स हैं, ये जो लैब में खून कलेक्ट करते हैं, और जो रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस जो आपका ब्लड लेती होती है, ये कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नहीं लेती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस आदमी को हो गया उसके शरीर में जिंदगी भर दर्द रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके शरीर में जब भी पंचर होगा, यानी कोई भी इंजेक्शन अगर आपको लग गया, पंचर हो गया, वो शरीर खत्म हो गया समझो। ये इतना बड़ा खेल है, ये पैदा होते ही ये जो सुई है इससे बचो, ये पंचर है ये। यानी कि ग्लूकोज लगाना है या आपको किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के शरीर में इंजेक्ट करना है, इसके लिए बॉडी बनी ही नहीं है। खून में तो कुछ भी जाना ही नहीं चाहिए, खून के अंदर तो मतलब ही नहीं है। लेकिन ये पढ़ाएगा कौन, बताएगा कौन हम लोगों को? हमें तो कभी इस तरह की बातें सिखाई नहीं जाती हैं। तो
उसने डीएनए को भी स्पेसिमेन रखे हुए हैं और पुराने बीज भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ जितना ये मैंने आपको बताया ही था कि जो हरित क्रांति के नाम पर जितनी कंपनियां आई थी ये पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और हाइब्रिड बीजों की, इसका सारे का पेटेंट जो है वो रॉकफेलर फाउंडेशन के पास है। रॉकफेलर फाउंडेशन और बिल गेट्स ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी वो जो है डेटा कलेक्शन का काम करता है अपने विंडोज और एंड्रॉयड के थ्रू, जो उसकी विंडो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके थ्रू काम करता है बिल गेट्स, और रॉकफेलर काम करता है इस तरह की एजेंसीज के थ्रू, और रॉथस्चिल्ड काम करता है पूरी दुनिया के पैसे को मैनेज करने का बैंकिंग के थ्रू। तो बैंकिंग का जो मालिक है, पूरी दुनिया के बैंकिंग का जो मालिक है वो रॉथस्चिल्ड फैमिली है। ये जो अडानी और अंबानी है हमारे, हाँ, ये भी कहीं ना कहीं इनका भी रॉथस्चिल्ड फैमिली से कोई कनेक्शन है या फिर ये नहीं, रॉथस्चिल्ड फैमिली से कनेक्शन नहीं है, ये उनके पालतू हैं बेसिकली। तो वो कनेक्शन ही है सर? हाँ, वो तो कनेक्शन वो तो ऐसे है ना जैसे नेताओं का कनेक्शन है, यानी इनके जरिए भारत में वो लोग व्यापार कर रहे हैं। यानी अडानी की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा नहीं है। ये भी सुना है हमने, मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा कोई मुझे ऐसा भी नहीं है कि जितना अडानी के जो बिजनेस है, जितना पैसा लगा हुआ है वो असल में अडानी का नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का है। हाँ, ये सुनने में काफी बार ये मतलब खूब हो चुका है। हाँ। इसीलिए नरेंद्र मोदी इतना बड़ा सट्टा खेलता है उसके नाम पर। और दूसरी बात जो बड़ी सुनने की आई है कि बड़ी सुनने की क्या, ये प्रूफ ये क्लियर है कि इनकी कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्हीं की है, उन्हीं एलिट्स की है, जो या जिसको हम लोग ये बोलते हैं 13 फैमिलीज बोलते हैं, रॉथस्चिल्ड रॉकफेलर की। और वही कंपनियां कंट्रोल करती हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। कौन सी दुनिया के किस देश के अंदर युद्ध कराने हैं, कहां पर भूकंप लाने हैं, कहां पर अस्थिरता लानी है, कहां राजनीति बिगाड़नी है, कहां राजनीति सुधारनी है, कहां किस तरह की व्यवस्था बनानी है, कहां अभी क्या चलाना है, कहां कंट्रोल दंगे करने हैं, कहां पर मतलब रेल पटरियां उड़ानी है, कहां क्या करना है, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, बीमारियों से लेकर के इलाज तक। बेसिक पर्पस ये है जो आपने कहा था कि पूंजीपति उसकी जमीन क्यों चाहते हैं, या फिर इस सारे सवाल का जवाब ये बनता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्लोगन दिया है कि यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी 2030 तक, उसमें ये लोग ये चाहते हैं कि देश और दुनिया की जो आवाम है वो उनके कंट्रोल में हो और अपने रोटी भोजन पानी के लिए उनके मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो बेसिकली। यानी डिपेंडेंसी और कंट्रोल, ये दो मेन हथियार उन लोगों ने इसके लिए अपनाए हुए हैं। सर, ये जैसे किसान ऑलमोस्ट ये समझते हैं कि अपनी जमीन बचाओ आप जी, और इन्होंने हाईवे निकाल दिए। अब किसान, खास तौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान या यूपी के कुछ किसान, हमने देखा कि जब किसान आंदोलन था उसके दौरान उन्होंने एक जिक्र किया था कि सिल्क रोड, कि सिल्क रोड नाम की कोई जगह है, ये लोग उसको ओपन करना चाहते हैं। तो ये सिल्क रोड क्या है हमारा, और ये सिल्क रोड जो है इसका पर्पस क्या है, क्या ये दोबारा शुरू हो सकता है, इसके क्या इम्पैक्ट है, कहां तक जाता है ये? अगर यूरोप के साथ में अगर बाई रोड अगर कोई कनेक्शन करना होना, जो बांग्लादेश के थ्रू होते हुए और अफगानिस्तान के रास्ते से जो रास्ता बनता है, इसको सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है। और ये पूरी दुनिया को भारत से जोड़ता है बेसिकली। जो विदेशी आक्रांता आते थे वो इसी रास्ते से आते थे और सारा व्यापार यहीं से होता था। अगर ये सिल्क रोड खुलता है तो जो अब बहुत ज्यादा घूम करके हमारा जो सामान उधर से उधर आता है वो छोटा हो जाएगा। इस चीज को इस तरह से लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए ये सारे के सारे जो ग्लोबल सरकार बनाने हैं, वन वर्ल्ड सरकार बना रहे हैं, वन वर्ल्ड, अपने पीछे जो ये समिट हुई थी G24 वाली, G20 में भी इस बात को खोला गया था कि भाई हम लोग इसको खोल देते हैं अगर मान लो, तो वहां से अफगानिस्तान से हीरोइन आना आसान हो जाएगा, दूसरे नशे की तस्करी भारत में आनी आसान हो जाएगी। तो वो बेसिकली क्या है कि भारत में नशा आ जाए, यहाँ के नौजवान तो नशेड़ी होकर के पड़े रहें और यहाँ का जो कच्चा माल है वो उधर जाता रहे। और मेन बात यह है कि जिस तरह से यूरोप ने अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसी तरह से वो यहाँ पे भी कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिका को भी रेड इंडियन बोला जाता है। वहां का जो मूल निवासी है उसको रेड इंडियन बोलते हैं। और हम लोग तो इंडियंस हैं ही, हमको तो इंडियन बोलते ही हैं वो लोग। तो भारत एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसी जगह है, यानी ये जो एशिया के साउथ का जो हिस्सा है ये ऐसा है जहां पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है।
किसी किसी देश में 9-9 महीने तक सूरज नजर नहीं आता, कहीं कहीं धूप, जैसे अब नॉर्वे फिनलैंड की तरफ चले जाओ आप उधर, तो नीदरलैंड की तरफ जाओगे तो वहां आपको 6-6 महीने तक सूरज और 6-6 महीने तक रात और 6 महीने दिन रहता है। तो हम लोगों के पास तो गजब का एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ समंदर भी है, देखो यहाँ थार का मरुस्थल देखना हो तो हमारे पास मरुस्थल जबरदस्त है हम। हाँ, बहुत ब्लेस्ड है। हमको अगर स्विट्जरलैंड घूम कर आना है तो कश्मीर में घूम आइए, मतलब हमको बीचेस पे जाना हो तो आप गोवा जाइए, आप दूसरी जगह जाइए। कहने का मतलब दुनिया की जितनी भी मौसम और जितने भी जलवायु के प्रकार हैं वो सब भारत में मिलते हैं, अकेले सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सारी वनस्पति मिलती है, फ्लोरा फोना खूब मिलता है, दवाइयां खूब मिलती हैं, वनस्पति खूब है हमारे पास, जड़ी बूटियां खूब हैं, जंगल खूब हैं, हवा पानी साफ है, प्राकृतिक संसाधनों की इतनी भरमार है, सोना हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, जिंक हो, फास्फोरस हो, कुछ भी हो, जो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे भारत में नहीं मिलता है। तो सबकी नजर बेसिकली भारत पर है, और भारत को केवल तब गुलाम बनाया जा सकता है जब भारत के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो। हमको शारीरिक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये जो नए टाइप की जो गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है जो जो ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए वो आपके दिमाग को नशेड़ी बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए दारू का नशा अगर करते नहीं हो, जैसे इन्होंने खूब अच्छा किया है कि हर चौराहे पर या हर चौक के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर ठेके खोल दिए हैं। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब अच्छे से दारू पिए। दारू नहीं पी रहे हैं तो दूसरे सूखे नशे करते रहें, सूखे नशे नहीं कर रहे हैं तो फिर मोबाइल के नशे में उलझ जाओ, वो नहीं करते हैं तो 3 पत्ती जैसे या ड्रीम 11 जैसे नशे में उलझ जाओ। मतलब किसी भी तरह से आपके यूथ को नशेड़ी बना दो। बुजुर्ग तो वो टपक ही लेगा, अगली पीढ़ी को पता ही नहीं है करना क्या है, उसके बाद तो मालूम ही नहीं कि आप गुलाम हो। शराब के ठेके तो सर इतने शानदार बनाए गए हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आपके जैसा मेरे जैसा कोई ना पीने वाला वहां से गुजरे तो उसकी लाइटिंग वाइटिंग देख के उसको भी लगे कि उसको एक राउंड मार के आते हैं यार, देख के आते हैं क्या है। और इसी तरीके से सर जो ड्रीम 11 की आप बात कर रहे हो, अभी हमारे देश के जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, सबसे महंगी एड शूट की है उसने। सेलिब्रिटी क्या भांड है वो तो, मतलब उनको बनाया ही इसलिए जाता है, सेलिब्रिटी इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जाएं। सारे क्रिकेटर, नेता, अभिनेता, इनका काम ही है कि आपकी बच्चों के यूथ के दिमाग को खराब करें, क्योंकि फिर वहीं पे घूम के आएंगे। आपको पता चलेगा कि सारा बॉलीवुड जो है और हॉलीवुड जो है, सारा का सारा रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन से ही चलता है। ये जितना ओटीटी पे आप जाओगे ना, आप ढूंढ कर देखिए, चाहे हॉटस्टार है, किसका जियो का है, देखो रिलायंस आ गया उसके अंदर एंटर कर गया, मार्वल्स को चेक करो किसका है, डिज्नी को चेक करो किसका है, वो पता चलेगा। वहीं जाकर के तार जुड़ेंगे, सिंपल कनेक्शन सारे वहीं जुड़ेंगे। जितनी सुपर हीरोज वाली मूवीज आती हैं, सारी की सारी ब्रेन प्रोग्राम का ही तो हिस्सा है ये। बेसिकली इसको थोड़ा डीपली जाकर के खुद रिसर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके कि फौरी तौर पर मैं बता दूं। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी भी टॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता जो सच बोलता हो, जो अपनी विरासत को बचाने की चिंता करता हो। लेकिन वो आदमी रातों रात मशहूर हो जाएगा जो बकवास लिखता हो, जो गंदे गाने लिखता हो, जो बंदूक के कल्चर के गाने हो, जो गंदगी मचाने वाले हो और जो समाज को तोड़ने वाली कल्चर के हो। वो डायलॉग मशहूर हो जाएंगे रातों रात। ये सारा एल्गोरिदम उनके हाथ में है। यूट्यूब उनका है, फेसबुक उनका है, इंस्टा उनका है, एक्स उनका है, एलन मस्क जैसे बताया। तो ये सारा का सारा गेम प्लान उनका है। वो जिस तरफ लेकर जाना चाहे मानसिकता को, लोगों की मानसिकता को उस तरफ लेकर के जा सकते हैं।